ओम नमः शिवाय बच्चों, माई सेल्फ तनिष्क वैष्णव और मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th कंप्लीट बायोलॉजी सीरीज, जिसके अंदर हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स को टॉपिक वाइज 10 to 20 मिनट्स की वीडियोस में कवर करेंगे, जिसके नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हमारी टॉपिक वाइज बायोलॉजी सीरीज की वीडियो एवरी मंडे को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी। तो चलिए हम आपका बिना और टाइम लिए जल्दी से बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का टॉपिक नंबर 1 बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमको जो सब टॉपिक कवर करने हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कवर करेंगे, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन आवर लाइफ, रिप्रोडक्शन बेसिक स्टेप, देन इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन फॉर द स्पीशीज, और एट द एंड हम लोग हमारे वीडियो को खत्म करेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के टॉपिक से। तो चलिए हमारा फर्स्ट जो सब टॉपिक है व्हाट इज रिप्रोडक्शन को चालू करते हैं। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि रिप्रोडक्शन है क्या। हम लोग जब किसी भी चीज के बारे में उसकी डेफिनेशन जानते हैं कि वो एग्जैक्टली है क्या, उसके पहले हमको उसका वर्ड मीनिंग जानना बहुत जरूरी है कि वो किन वर्ड से मिलकर बना हुआ है और उनका इंडिविजुअल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन का वर्ड मीनिंग जानते हैं। तो रिप्रोडक्शन का जो वर्ड है वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है, री प्लस प्रोडक्शन, री प्लस प्रोडक्शन, जहां पे री का मतलब होता है अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन। प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन। यानी कि इससे हम लोग रिप्रोडक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिससे जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अभी मौजूद है, वो अपने ही जैसा, अपने ही काइंड का एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है। इसके फायदे क्या होते हैं ये हम आगे वाले टॉपिक्स में देखेंगे। तो हम इसको डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है, क्या है, इट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी सेल हो गई या ऑर्गेनिज्म हो गया, सेल हो गई या ऑर्गेनिज्म हो गया, वो अपने ही जैसा यंग वन या न्यू सेल क्रिएट करता है जो कि सेम काइंड की होती है। ऑर्गेनिज्म में हम लोग इसको सेम स्पीशीज के फॉर्म में बोलेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन की क्या हो जाती है, डेफिनेशन। मैं वापस से रिपीट करता हूं, रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिससे कोई भी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है जो कि उसी के काइंड का होता है, यानी कि उसी की स्पीशीज का होता है। साथ ही में हम इसके पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन को किन दूसरे नामों से जाना जाता है, यानी कि उसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन के दो बहुत फेमस सिनोनिम्स है जिसको हम लोग प्रोक्रिएशन यानी कि वापिस से क्रिएट करने वाला, एंड ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं, ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं, जहां पे जो ब्रीडिंग जो है वो मेन बायोलॉजिकल इसका सिनोनियम होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन ने हमने अभी तक इसका वर्ड मीनिंग जान लिया, रिप्रोडक्शन किन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डेफिनेशन जान ली और इसका सिनोनियम जान लिया। अब बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन तो पता पड़ गई, बट एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम लोग अगला हमारा सब टॉपिक चालू करते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो क्या होता है कि रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर सिमिलर डिजाइन क्रिएटेड, यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर सिमिलर टाइप की डिजाइन क्रिएट होती है। अब सिमिलर डिजाइन से आपका क्या मतलब है कि भैया जो नया इंडिविजुअल है, नया इंडिविजुअल मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म का जो बच्चा है, जो उसका यंग वन है, जो उसी के जैसा नया इंडिविजुअल है, वो बहुत ही ज्यादा अपने पेरेंट को क्लोजली रिसेंबल करता है, यानी कि बहुत ज्यादा अपने पेरेंट से क्या करता है, मैच करता है, पेरेंट से करता है मैच। कौन मैच करता है,
ऑफस्प्रिंग यानी कि नया इंडिविजुअल अपने ही पेरेंट से मैच करता है। तो ये रिप्रोडक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंस हम लोग क्या जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिससे लाइफ की कंटिन्यूटी होती है, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज है, वही स्पीशीज समय के साथ एक्सटिंक्ट ना होए और चलती जाए। जैसे कि ह्यूमन एक टाइप की स्पीशीज है जो कि कई सालों पहले भी मौजूद थी, कई साल बाद भी मौजूद रहेगी। क्यों? क्योंकि उनका मेरे प्रोसेस देखने को मिलती है जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा, बट मेरे बाद में मेरे ही आइडिया, मेरे ही कैरेक्टर, मेरे ही वेरिएशन मेरा बच्चा लेके जाएगा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, और ऐसे ही उस स्पीशीज की जो कंटिन्यूटी रहेगी वो चलती जाएगी। तो विदाउट रिप्रोडक्शन लाइफ का अर्थ पे मेंटेन होना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका सेकंड इंपॉर्टेंस हो गया। अब हम लोग इसका थर्ड इंपॉर्टेंस जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है। तो रिप्रोडक्शन का थर्ड इंपॉर्टेंस क्या होता है कि भाई ये जो होता है ये वेरिएशन को एंड कैरेक्टर्स को क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करता है। फ्रॉम कहां से कहां तक? वन जनरेशन यानी कि जो अभी आपके पेरेंट वाली जनरेशन है वहां से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो अनदर जनरेशन। तो क्या करता है ये वेरिएशन को भी। अब वेरिएशन क्या होता है? चेंज होते हैं बॉडी डिजाइन के अंदर, जो कि अडेप्टिंग या फिर चेंजिंग एनवायरनमेंट के टाइम पे अडेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। और कैरेक्टर, जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे कैरेक्टर मेरे मम्मी पापा से मैच करते हैं, मेरे मम्मी पापा के बहुत सारे कैरेक्टर जो थे उनके मम्मी पापा से मैच करते, तो कैरेक्टर का भी ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन, ताकि कैरेक्टर्स का भी फ्लो मेंटेन रहे और थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है जो कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर आपको अडॉप्ट करने में काम करे। वेरिएशन के बारे में और कैरेक्टर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले सब टॉपिक में। कैरेक्टर को मैं डीएनए कॉपिंग के टाइम पे बताऊंगा, और वेरिएशन को जब मैं वेरिएशन का इंपॉर्टेंस बताऊंगा तब और डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो फोर्थ नंबर का जो टाइम होता है वो होता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि क्या करता है, ये मेंटेन करता है। क्या करता है ये? मेंटेन। और किसको मेंटेन करता है ये? पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज को, पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज को। अब इससे क्या होता है? इससे स्पीशीज की कंटिन्यूटी होती है, यानी कि लाइफ की कंटिन्यूटी होती है। अब कैसे मेंटेन करता है भैया? हम सबको पता है, हम सभी लोग मोर्टल है, इमोर्टल तो ही नहीं, यानी कि एक टाइम के बाद हम सबकी डेथ होना कंपलसरी है, होनी ही होनी है। तो भैया हम लोग कैसे हमारी पॉपुलेशन के साइज को मेंटेन करेंगे? सिंपल है, हम हमारे ही पॉपुलेशन का, यानी कि हम हमारी स्पीशीज का एक नया यंग वन बनाएंगे जिससे हमारी पॉपुलेशन की स्पीशीज, यानी कि हमारी स्पीशीज की पॉपुलेशन क्या होगी? मेंटेन रहेगी। तो ये चार मेन इंपॉर्टेंस होते हैं रिप्रोडक्शन के, जो कि क्या क्या है? सबसे पहले लाइफ का कंटिन्यू करना अर्थ पे, सेकेंड वेरिएशन और कैरेक्टर का ट्रांसफर करना वन जनरेशन टू अनदर, तीसरा क्या हो जाएगा? मेंटेन करना किसको? स्पीशीज की पॉपुलेशन को, और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो बेसिक डिजाइन है उसको आगे फॉरवर्ड करना। ये इसके चार डिफरेंस होते हैं। तो आई होप अभी तक आपको रिप्रोडक्शन का वर्ड मीनिंग, उसके सिनोनिम्स, उसकी डेफिनेशन और रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस पता पड़ गया होगा। ठीक है, इतना बेसिक आपको 10th क्लास में आना चाहिए। अब हम हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, जो कि होता है कि रिप्रोडक्शन के अंदर बेसिक स्टेप्स क्या होती है। एनसीईआरटी ने इसको बहुत टिपिकल लैंग्वेज में दिखाया है। हम लोग इसको एक सिंपल से फ्लोचार्ट के फॉर्म में समझते हैं कि भैया एक होता है आपका जेनेटिक मटेरियल जिसको अपन लोग बोलते हैं डीएनए। ये डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है? तो भैया डीएनए प्रेजेंट होता है सेल के न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। अब ये डीएनए क्या करता है? ये डीएनए होता है मेन इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर प्रोटीन, यानी कि डीएनए जो होता है प्रोटीन का मेन इंफॉर्मेशन सेंटर है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, कैसा बनेगा, सबके सब कहां पे प्री डिसाइडेड होगा डीएनए के अंदर। इतना समझ में आया? और ये वही प्रोटीन से जो कि प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट स्टेप हो गई। अब देखो रिप्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेप क्या होती है? तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है डीएनए का
रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर डीएनए की क्या बनती है, कॉपी बनती है। क्या बनती है, कॉपी। और ये जो कॉपी बनती है ये कब बनती है, तो डीएनए सेल में प्रेजेंट होता है, और सेल में भी कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और डीएनए से ही डीएनए बनता है जिसका रेप्लिकेशन बोलते हैं अपन लोग। तो रेप्लिकेशन कहां पे होता है, ये होता है न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और कौन सी प्रोसेस के टाइम पे होता है, ये होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जब सेल डिवाइड कर रही होती है, तो जब सेल डिवाइड करती है, एक सेल से नई सेल बनाती है, जिसको हम लोग सेल का रिप्रोडक्शन बोलते हैं, उस टाइम पे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी अपनी कॉपी बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जब आप 11th क्लास में जाओगे, आप बायो लोगे, तो आप उसको मेन और डिटेल में पढ़ोगे कि सेल डिवीजन के टाइम पे भी कौन सी स्टेप में या फिर कौन सी स्टेज में डीएनए की डबलिंग या फिर उसका रेप्लिकेशन होता है। बट 10th क्लास में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डीएनए अपनी ही कॉपी बनाता है, न्यूक्लियस के अंदर बनाता है, और कब बनाता है, सेल डिवीजन के टाइम पे। और जैसे ही डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, तभी मैं बोलूंगा कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। यानी कि सेल के केस में सेल डिवीजन उसका क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो सेल डिवीजन स्टार्ट कब होती है, डीएनए के कॉपी बनने से। इतना समझ में आ गया है सबको। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भैया इसी बेसिक स्टेप में हम लोग जानते हैं कि भैया वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन हमारा बेसिस है किसका, डीएनए कॉपी का। यानी कि जब हम लोग डीएनए की कॉपी कर रहे होते हैं, यानी जब डीएनए का क्या चलता है, रेप्लिकेशन होता है, तो थोड़ा बहुत एरर आ जाता है या थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है। उस थोड़े बहुत चेंजेस को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। सपोज करो कि भैया आपके पेरेंट्स से आपका डीएनए कॉपी हो रहा है, तो 99% डीएनए सेम हो सकता है, 1% का वेरिएशन आ गया, या 90% या 10%। ठीक है, तो वो जो वेरिएशन है वो टेक्निकली क्या चेंज है, कई में से आपके पेरेंट्स के डीएनए में से, यानी कि जो हल्का फुल्का चेंज है, उस चेंज को मैं क्या बोलूंगा, वेरिएशन बोलूंगा। तो वेरिएशन कब आता है, या आता है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए की कॉपी के टाइम पे वेरिएशन आता है। अब वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, वेरिएशन एग्जैक्टली होता क्या है, इसको हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको रिप्रोडक्शन की बेसिक स्टेप समझ में आ गई होगी कि डीएनए के अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है सेल डिवीजन के स्टेज में होता है। ठीक है, उसके बाद में डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है, तभी वेरिएशन किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, जिसका बेसिक हम लोगों ने देख लिया है, उसके अंदर डीएनए कॉपिंग करनी ही क्यों है। तो भैया इंपॉर्टेंस जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि डीएनए कॉपिंग क्या होती है। तो डीएनए कॉपिंग इज नथिंग, डीएनए कॉपिंग एग्जैक्टली है क्या, ट्रांसफर है काय का, कैरेक्टर्स का, काय का, कैरेक्टर्स का। ये ट्रांसफर है किसका, कैरेक्टर्स का, किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर, ऑफ स्प्रिंग के अंदर। और कहां से आता है ये, ऑफस्प्रिंग के अंदर आता है फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि मां बाप से बच्चों के अंदर कैरेक्टर्स का जाना, कॉपी होने, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए का कॉपी होना। 10th क्लास के लेवल पे, आप जब हायर लेवल में जाओगे तब इसके अंदर और डिटेलिंग पढ़ोगे, बट बेसिक आपको क्या रखना है कि भाई डीएनए कॉपिंग इज नथिंग, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम लोगों ने ये तो पता पड़ गया कि डीएनए कॉपिंग क्या होता है। अब हम लोग डीएनए कॉपिंग के बाद में इसका इंपॉर्टेंस जानते हैं कि भैया डीएनए कॉपिंग का इंपॉर्टेंस रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो इसी पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो क्या है, वो है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी कि एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन के अंदर कैरेक्टर का ट्रांसफर होना ही डीएनए कॉपिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंस में आता है। सेकंड नंबर पे जो इसका इंपॉर्टेंस आता है कि डीएनए क्या है, डीएनए इज नथिंग, इट इज अ ब्लूप्रिंट। डीएनए एक ब्लूप्रिंट है, ये आप दिमाग में अपने फिट कर लीजिए। डीएनए एक ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट जो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे बना है,
तो उसको बनाने वाले से ब्लूप्रिंट विरासत में मिलता है। कब? जब वो रिप्रोड्यूस करता है तब। और ये ब्लूप्रिंट क्या करता है? इंश्योर करता है। क्या करता है? इंश्योर्स कि भैया सिमिलर जो डिजाइन है, सिमिलर जो डिजाइन है वो क्या हो जाए? क्रिएट हो जाए। क्या हो जाए? क्रिएट। तो डीएनए एक ब्लूप्रिंट है जो कि इंश्योर करता है कि सिमिलर डिजाइन कोई भी ऑर्गेनिज्म की नेक्स्ट जनरेशन में भी क्रिएट हो जाए। इतना समझ में आया है सबको? तो ये इसका सेकंड इंपॉर्टेंस हो गया। अब हम लोग इसके थर्ड इंपॉर्टेंस की ओर बढ़ते हैं। तो डीएनए कॉपिंग का थर्ड इंपॉर्टेंस क्या होता है? टेक्निकली वो थर्ड इंपॉर्टेंस ना कहते हम लोग ये कह सकते हैं कि डीएनए कॉपिंग, मैंने बोला कि डीएनए कॉपिंग के टाइम पे वेरिएशन आता है, तो वेरिएशन कैसे आता है? तो ये मैं आपको बताता हूं कि भैया डीएनए कॉपिंग के टाइम पे अगर एनी चेंजेस आ जाता है, यानी कि डीएनए कॉपिंग के टाइम पे कोई भी चेंज आ जाता है, एनी चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपिंग के टाइम पे कोई भी चेंजेस आने से उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, यानी कि डीएनए का प्रोटीन बनाने का जो सिंथेसिस होता है वो क्या हो जाता है? चेंज। प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है चेंज। तो ये इन टर्न क्या कर देता है? ये अल्टर कर देता है। अल्टर यानी कि चेंज ला देता है किसके अंदर? अल्टर द डिजाइन, अल्टर द डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो अगली जनरेशन वाला ऑर्गेनिज्म है उसमें जो डिजाइन जानी चाहिए थी एज इट इज, उसके अंदर थोड़ा बहुत अल्टर लेके आ जाता है। एंड इन टर्म्स जो उसकी बेसिक डिजाइन होती है वो थोड़ी बहुत क्या होती है? इट चेंजेस द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डिजाइन या स्ट्रक्चर बोल दो ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। यानी कि जब डीएनए की कॉपिंग के टाइम पे कोई भी चेंज आता है तो उसके प्रोटीन सिंथेसिस में चेंज होता है। इस प्रोटीन सिंथेसिस के चेंज के कारण जो बेसिक डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बनने वाली थी उसमें चेंजेस आ जाता है, और बनने के टाइम पे ही अगर चेंज आ गया है तो उसकी बेसिक डिजाइन क्या रहती है? थोड़ी बहुत चेंज। और जो थोड़ा बहुत चेंज है इसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। अगर सडनली ही वेरिएशन आ गया और बहुत बड़े लेवल पे आ गया तो हम लोग उसी वेरिएशन का नाम चेंज करके म्यूटेशन कर देंगे। बट अगर ग्रेजुअल चेंज आया, थोड़ा सा चेंज आया बेसिक डिजाइन के अंदर, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। आई होप अभी तक आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? पहले रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके अंदर हमने उसका वर्ड मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखी, उसके सिनोनिम्स देखे। उसके बाद में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए देखा, सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन देखा। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन देखने के बाद में हम लोगों ने देखा व्हाट इज डीएनए कॉपिंग, फिर हम लोगों ने डीएनए कॉपिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ा। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि क्या होएगा कि व्हाट इज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन फॉर द स्पीशीज। तो जहां पे हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन कुछ नहीं है, वेरिएशन इज द चेंज इन बॉडी डिजाइन। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी चेंज हमको आया है, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जो कुछ भी चेंज आया, बेसिक चेंज, सबके सब बच्चे अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत तो चेंज होते हैं। तो जो थोड़ा बहुत चेंज आया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। इसका हमारी बॉडी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर, हमारी अगली स्पीशीज के अंदर, हमारी पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये पढ़ते हैं कि सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या आता है? वो ये आता है कि वेरिएशन जो करता है वो इंश्योर करता है, यानी कि वो अलाउ करता है किसको? ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है, ऑर्गेनिजम्स को to adapt and exist in diverse habitat। तुमने सुना होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में भी सर्वाइव करने लग जाते हैं। कोई बहुत ठंड में रह रहा है, कोई बहुत गर्मी में रह रहा है, कोई मॉडरेट टेम्परेचर में रह रहा है। तो भैया ये जो वेरिएशन ही तो है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को अडॉप्ट करने पे मजबूर कर रहा है चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि वो उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को एग्जिस्ट कर पाए। और ये जो चेंज वो अपने अंदर लेके आ गया वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर दे, ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए और वो अच्छे तरीके से जो डाइवर्स हैबिटेट है पूरे हमारे अर्थ का, उस पर इजिली सर्वाइव कर पाए। हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी चेंज आएगा तो चेंज सडन तो होगा नहीं, सडन चेंज होता है तो पॉपुलेशन एक्सटेंड भी हो जाती है, बहुत सारी हो जाती है। बट जो लोग म्यूटेट कर जाते हैं ऑन टाइम वो बच जाती है। बट जनरली जो चेंजेस आते हैं वो ग्रेजुअल आते हैं।
तो जो ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं, तो स्लाइड स्लाइड वेरिएशन हर जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, ताकि चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर उनकी स्पीशीज की पॉपुलेशन मेंटेन रहे और उनकी स्पीशीज एंडेंजर्ड ना हो, एक्सटिंक्ट ना हो और इजीली सर्वाइव कर जाए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। वेरिएशन का जो अगला इंपॉर्टेंस होता है, अगला इंपॉर्टेंस ये क्या होता है कि भैया ये मैंने अभी जस्ट बताया कि वेरिएशन क्या करता है, अडॉप्ट करने पे तो रिस्पॉन्सिबल है ही सही, ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल रेट या फिर सर्वाइवल क्या कर देता है, डिफरेंट कंडीशंस में इंक्रीज कर देता है काफी ज्यादा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। बट कुछ एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं चेंज, क्योंकि वो ऑन टाइम अपने आप को वेरिएशन या फिर अपने आप के अंदर चेंजेस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसका थर्ड पढ़ते हैं कि भैया वेरिएशन क्या है। वेरिएशन अगर जनरेशन टू जनरेशन लॉन्ग टाइम तक होता जाता है, पास होता जाता है, तो उससे क्या होता है, जब आप देखते हो कुछ जनरेशन के बाद में, सपोज कर आप कोई 10 to 20 जनरेशन वाली पहले के इंसान को देख रहे हो और 10 to 20 जनरेशन वाले बाद वाले इंसान को देख रहे हो, तो उन दोनों में जब आप कंपेयर करोगे पुरानी 10 जनरेशन और अभी की जनरेशन को, तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। थिंकिंग अलग, स्ट्रक्चरली चेंज, पहले के जमाने के लोग बहुत फिजिकली स्ट्रांग हुआ करते थे, वीक होने लग गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस है जो हमको सडन देखने को मिलेंगे, कब, जब हम एक मिनिमम जनरेशन गैप में चेक करेंगे। तो ये जो धीरे धीरे वेरिएशन आ रहा है जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन 1, जनरेशन 2, फिर जनरेशन 3, ऐसे करते करते जनरेशन 10 आ गई मान लो। तो ये जो पर जनरेशन जो चेंजेस आ रहे हैं, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला वेरिएशन, इसको भी मैंने बोला वेरिएशन, इसको भी मैंने बोला अगली जनरेशन में वेरिएशन। बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे, किसको, फर्स्ट जनरेशन को किससे, 10th जनरेशन से, तो अब ये पाओगे कि जो छोटे छोटे वेरिएशन है, इन छोटे छोटे वेरिएशन ने जनरेशनल गैप में, जो बड़ा जनरेशनल गैप है उसके अंदर क्या कॉज कर दिया, इवोल्यूशन। यानी कि ऑर्गेनिज्म क्या हो चुका है, ऑर्गेनिज्म हो चुका है इवॉल्व, ऑर्गेनिज्म हो चुका है इवॉल्व। तो भैया वेरिएशन टेक्निकली क्या है, वेरिएशन इज नथिंग, वेरिएशन हमारा क्या, बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि इवोल्यूशन की जो फर्स्ट स्टेप है या बेसिक स्टेप है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, वेरिएशन बोलूंगा, क्योंकि यही छोटे छोटे चेंजेस पर जनरेशन, तो जनरेशनल गैप होता है, 2 जनरेशन के बीच का बड़ा गैप, उसके अंदर इवोल्यूशन कोर्स कर देते हैं। आई होप आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे आज की वीडियो के लास्ट सब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्या है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है ए सेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहले हम लोग सेक्सुअल के बारे में जानते हैं शॉर्ट में, फिर हम लोग एसेक्सुअल के बारे में जानेंगे। सेक्सुअल और एसेक्सुअल अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जिनको हम लोग हमारे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो हम लोग बेसिक आइडिया यहां पे ले लेते हैं कि बेसिक आइडिया क्या है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर 2 पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, यहां पे ट्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फ्यूजन ऑफ गैमेट देखने को मिलता है। ट्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या होता है, यहां पे वेरिएशन आता है। क्या आता है, वेरिएशन होता ही होता है, और क्योंकि वेरिएशन होता है यहां पे, इसीलिए यहां पे क्या होता है, आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट नहीं होती। यहां पे क्या होती है, नॉन आइडेंटिकल कॉपीज, नॉन आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग होता है। ऑफस्प्रिंग क्या होता है हमारा, नॉन आइडेंटिकल होता है, ठीक है। उसी दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है,
तो एसेक्सुअल का पहले हम लोग वर्ड मीनिंग जाते हैं। ए का मतलब होता है क्या? नॉट, और सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यानी कि ये वो टाइप का रिप्रोडक्शन है जहां पे सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होंगे, यानी कि वो इसी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अपोजिट चलेगा। अगर यहां पे टू जो पेरेंट्स है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यहां पे टू ना होकर के वन आई है। अब किसी के मन में सवाल आता है कि यार टू होते हैं तो जीरो क्यों नहीं होते हैं? भैया ये रिप्रोडक्शन है, यहां पे पेरेंट्स से ही तो ऑफस्प्रिंग पड़ेगा, या फिर जो पहले वाली प्री एक्जिस्टिंग सेल है उससे नई सेल बनेगी, तो पहले कुछ तो होना चाहिए। तो या तो वो दो के फ्यूजन से मिलकर बने, दो के गैमेट्स के फ्यूजन से मिलकर बने, या फिर से एक सिंगल पेरेंट ही इतना सफिशिएंट हो कि वो एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे दे, जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो यहाँ पे कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं? वन पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। यहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, तो यहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होगा। यहां पे अगर वेरिएशन हो रहा है तो यहां पे वेरिएशन नहीं होगा, और क्योंकि यहां पे वेरिएशन नहीं हो रहा है तो यहां पे आइडेंटिकल कॉपीज बनेगी। क्यों? वेरिएशन होएगा नहीं, वेरिएशन मतलब होता है चेंज। अगर चेंज ही नहीं हो रहा है ब्लूप्रिंट के अंदर तो जैसा ब्लूप्रिंट पेरेंट से मिला वैसा के वैसा ब्लूप्रिंट अपने बच्चे के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो क्योंकि वो कॉपी हो रहा है तो यहां पे जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो क्या बन रहा है? आइडेंटिकल। क्या बन रहे हैं? अपने ऑफस्प्रिंग्स। तो ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल के इसमें सबसे मिनिमम बेसिक डिफरेंस था। इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, और इसी तरह हम हमारे इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे और मिनी टॉपिक वाइज वीडियोस के अंदर इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आई होप आपको हमारा जो पहला चैप्टर है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अब नीटोलॉजी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए नोट्स के लिए, और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। जय हिंद।